क्या वक्फ बोर्ड का फैसला ही योगी आदित्यनाथ को भविष्य में प्रधानमंत्री की कुर्सी दिलाएगा? ये सवाल जब आपसे कोई पूछेगा तो उसका जवाब आप क्या देंगे? साल 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो लगभग 17% जो आबादी थी हिंदुस्तान की वो पाकिस्तान में चली गई। लेकिन इससे जो बड़ी बात थी वो ये थी कि लगभग भारत की जो जमीन थी उसमें 33% जो हिस्सा था वो पाकिस्तान चला गया। ये किसने दिया, क्यों दिया, इस पूरी कहानी पर भी आएंगे। लेकिन जब वक्फ बोर्ड का मसला इस देश में चल रहा है और देश के जो मुस्लिम सांसद या अखिलेश यादव जैसे नेता जो मुसलमानों का वोट लेते हैं, उनका जो दावा है कि देश में बीजेपी एक नैरेटिव फैलाना चाहती है और मुसलमानों का हक छीनना चाहती है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? जब आप ये समझेंगे कि जब मात्र बंटवारे के बाद हिंदुस्तान के भीतर 3.5 करोड़ मुसलमान रह गए और बाकी के जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान चले गए। जिन मुसलमानों को हिंदुस्तान बेहतर लगा या जो किसी कारणवश नहीं जा पाए, उनको ये लगता है कि जो हिंदुस्तान है वो लोकतांत्रिक देश के साथ साथ उनके धर्म को संविधान से ऊपर रखने का अवसर देगा। और ऐसा ही हमारे देश में जब राजनीति शुरू हुई 1947 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार देश के अंतरिम प्रधानमंत्री बने, उसी दौरान से ये काम भी शुरू हो गया। जब सरकार आई और जब पहला चुनाव हुआ 1952 में, जब पहला चुनाव हुआ और जब पहली बार प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस वक्त के बाद ठीक 2-2.5 साल बाद साल 1955 में एक बिल आता है और उस बिल का नाम दिया जाता है हिंदू मैरिज एक्ट। लेकिन उस दौरान मुस्लिम मैरिज एक्ट को लेकर कोई बात नहीं की जाती और उनको जो है खुली आजादी दी जाती है। वक्फ बोर्ड की जो जमीन है दोस्तों, उसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि एक भारी संख्या में ये जमीन एक धर्म को दी गई। जब भारत अलग हुआ उस वक्त 17% आबादी और 33% जमीन पाकिस्तान को चली गई। उसके बाद सिर्फ 3.5 करोड़ मुसलमानों के लिए ये नीति किसकी बनाई हुई है कि एक भारी संख्या में लगभग 9 लाख हेक्टेयर जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। और इसके अलावा जो इमाम बाड़े हैं, मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, ये जो बने हुए हैं ये जरूरी नहीं कि वक्फ बोर्ड की जमीन पे बने हैं। यानी कि अगर आप उसका हिस्सा भी जोड़ देंगे तो आपको लगेगा कि लगभग एक पाकिस्तान का हिस्सा जो चला गया था साल 1947 में, वो हिस्सा जो है एक धर्म के पास कंट्रोल करने के लिए भारत में ही अभी भी मौजूद है। इसीलिए वक्फ बोर्ड पे कई बदलाव हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार का जो बदलाव था वो अब तक का सबसे बेहतर बदलाव कहा जा रहा है। और इससे जनता को क्या फायदा होगा, बीजेपी के भविष्य पे क्या फायदा होगा और बीजेपी कैसे इस पूरे मुद्दे को लेकर एक धर्म को ये बताने की कोशिश कर रही है कि भारत की जो जमीन है वो भारत के काम न आके बल्कि पाकिस्तान की प्रयोगशाला के लिए इस्तेमाल की जा रही है। जो मदरसे आसाम के भीतर बंद किए गए, उनमें से ज्यादातर जो मदरसे थे वो जो है गलत गतिविधियों में पाए जाते थे। अब सवाल यह है कि जमीन भारत की और प्रयोगशाला पाकिस्तान के बनाने के पीछे की जो सोच है उसी का पोस्टमार्टम करने का वक्त आ गया है। योगी आदित्यनाथ का ये मॉडल इसलिए हिट हो रहा है क्योंकि पिछले कई सालों से योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी को यह बताया या देश की जनता को यह बताया कि भूमाफियाओं के कंट्रोल से जमीन खाली कैसे कराई जाती है। और भारी संख्या में जो उनका एक्शन था उसके बाद चाहे माफिया अतीक हो या मुख्तार या छोटे मोटे अपराधी या गांवों की जमीन पर कब्जा करने वाले ग्राम प्रधान या फिर छुट भैया नेता हो, सभी को वो जमीन खाली करनी पड़ी। और जो लॉ एंड ऑर्डर होता है उसमें योगी आदित्यनाथ ने यह साबित किया कि अगर दम हो तो फिर किसी से भी जमीन खाली कराई जा सकती है। और इसी के बाद बीजेपी को लगा कि ये जो वक्फ बोर्ड की जमीन है इसे भी खाली करवा लेना चाहिए। सवाल ये है कि पहले नंबर पे जो जमीन है इस देश के पास वो रेलवे के पास है और दूसरे नंबर पे, माफ करिएगा, जो पहले नंबर पे जो जमीन है वो डिफेंस के पास है और दूसरे नंबर पे रेलवे के पास है और जो तीसरा नंबर आता है वो आता है वक्फ बोर्ड का। लेकिन सवाल उठता है क्यों, आखिर किस लिए और किस लिए इनको इतनी आजादी दी गई? क्योंकि इसके पहले अगर आप देखें तो कश्मीर के भीतर, कश्मीर के बाहर के व्यक्ति को कोई भी जमीन लेने का अधिकार नहीं था। वहां 370 का नियम लागू हुआ और आप वहां पर आप जाकर जमीन खरीद सकते हैं। जो रेलवे की जमीन है वो देश के काम आ रही है तो फिर वक्फ बोर्ड की जमीन देश के काम क्यों नहीं आ सकती? दूसरा सवाल ये कि जो डिफेंस की जमीन है हमारे काम आती है, जनता के काम आती है और देश के रक्षा के काम आती है, तो फिर जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उसे धर्म से क्यों जोड़ दिया गया? पहले ही देश में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और हर धर्म के अपने अपने धार्मिक स्थल हैं। उसमें जो सरकार की जमीन है या देश की जमीन है वो सबके हिस्से में अलग अलग तरीके से गई हुई है। लेकिन उसके बाद एक भारी संख्या में ये जमीन वक्फ बोर्ड को देना, और जब इस पे चोट हुई तो सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या ये बंटवारा जो है सरकार ने जो किया है वो साल 1947 के भारत और पाकिस्तान के बंटवारे जैसा है। और ये जो सोच लगती है वो सोच लगती है सरदार वल्लभ भाई पटेल वाली है। लेकिन इसकी कहानी शुरू कहां से हुई और क्यों हुई, ये बात समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आप इस बात को ऐसे समझिए कि बीजेपी ने एक बड़ी चोट की है और अब तक जो मदरसों और ये जो वक्फ बोर्ड की जो जमीन थी उस पे जो कंट्रोल था वो सिर्फ एक धर्म का हुआ
करता था और ये भी हुआ करता था कि उनके अलावा इस कमेटी में कोई दूसरा मेंबर नहीं हो सकता। हालांकि संविधान में या सरकार ने ऐसी व्यवस्था पहले से भी की है कि किसी भी धर्म की कमेटी में, धार्मिक कमेटी में किसी गैर धर्म के व्यक्ति को मेंबर नहीं बनाया जाता। जैसे उदाहरण के लिए जो सिखों की जो कमेटी है उसमें जो है किसी भी व्यक्ति को, बाहरी व्यक्ति को मेंबर नहीं बनाया जा सकता। वैसे हिंदुओं में जो 4 धाम की जो कमेटी है उसमें भी किसी गैर धर्म के व्यक्ति को नहीं बनाया जाता। इसी तरीके से जो ट्रस्ट चल रहे हैं, जैसे श्राइन बोर्ड जो कश्मीर में आपने देखा कि माता वैष्णो देवी मंदिर की देखरेख करता है, उसमें भी किसी गैर धर्म के व्यक्ति को मेंबर नहीं बनाया जाता। तो फिर वक्फ बोर्ड पे सरकार ने अब बाहरी धर्म के लोगों को क्यों ये जिम्मेदारी दे दी कि अब जो है इसमें मेंबर आप होंगे, क्योंकि जो नया बिल है उसके मुताबिक सरकार के लोग होंगे और सरकार का चेहरा होगा। और जो जिले लेवल पे, जैसे मान लेते हैं कि आपका जिला कोई भी है, उसमें जो आपका नेता होगा, सांसद होगा, वो जो है इस कमेटी का मेंबर हो जाएगा। और जो भी फंड इधर उधर हो रहा है, यानी कि कहां से जो वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वहां पे जो लेन देन हो रहा है उसकी जो जानकारी है वो डीएम के पास आ जाएगी। अगर इस मुताबिक आप इस बात को समझेंगे तो जो देश में पार्लियामेंट में जो अभी तक जो सांसद पहुंचे हैं उनकी संख्या 24 है जो इस चुनाव में पहुंचे हैं। तो इस हिसाब से देश भर के जिलों में लगभग 24 ऐसे सांसद होंगे जिनको जो है अपने जिलों में कमेटी का मेंबर बनाया जाएगा। सीधे तौर पर अगर आप समझें इस बात को तो 99 लगभग 95% जो राइट था इस कानून में, वो राइट अब घूम के हिंदुओं के पास आ गया और लगभग हर जिले में बीजेपी के लोग इस कमेटी में बैठेंगे या फिर जिसकी सरकार होगी उसमें बैठाए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, जो बहुल संख्या होगी वो हिंदुओं की हो जाएगी। और इसीलिए ये बीजेपी समझ चुकी थी कि वक्फ बोर्ड की जमीन के जरिए इस देश में एक अलग स्थिति पैदा की जा सकती है। अब देखिए कि जैसे ही कानून पे चर्चा शुरू हुई संसद में, वैसे ही उन मस्जिदों की लिस्ट और इमाम बाड़ों की लिस्ट भी बाहर आने लगी, जिनका नाम ये कहा जाने लगा कि ये जो बनी हुई मस्जिदें हैं वो वक्फ बोर्ड पे बनी हुई हैं। जो दिल्ली की जामा मस्जिद है वो बहुत बड़ी मस्जिद है और उसकी अपनी पूरी कहानी है, लेकिन वो भी मस्जिद वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी हुई है। जो बाकी जो इमाम बाड़ा है, लखनऊ का छोटा इमाम बाड़ा और बड़ा इमाम बाड़ा, वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनाई गई है। ऐसी ही कई छोटी बड़ी मस्जिदें और इमाम बाड़े हैं जो है वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने हैं। तो अब सीधा जो कंट्रोल है मस्जिद के जो मेंबर होंगे उसमें जो है वहां के सांसद भी होंगे और वहां के जो है लोकल नेता भी होंगे और उसमें जो है हिंदुओं की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। बीजेपी को ऐसा लगता है कि जो राम मंदिर का मुद्दा था वो राम मंदिर बन चुका है और अब राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को वोट नहीं मिले शायद, इसीलिए बीजेपी अब अपने नए मुद्दों की तलाश में है। और इसके पहले आपने देखा कि मथुरा हो गया, ज्ञानवापी हो गया, भोजशाला हो गया और उसके बाद आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ ने एक तीर बीच में छोड़ा था जिसका नाम था नेम प्लेट, जिसपे खूब बवाल मचा और आने वाले वक्त में भी बवाल मचेगा। नवरात्रि और अगले सावन में भी इस तरीके का बवाल अब मचता हुआ आपको दिखाई देगा। इसके बाद जब ये वक्फ बोर्ड वाला नियम आया, इससे ये साफ संदेश देश के भीतर गया कि जो जमीन है उस पर सबका नियंत्रण होना चाहिए। और जो मौलवी ये बात कह रहे हैं कि धर्म में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उनसे ये भी पूछा जाना चाहिए कि जब बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान का और 1947 में जब लोगों ने चुना कि हमें लोकतंत्र चाहिए या इस्लाम चाहिए, तो जब आप डेमोक्रेटिक कंट्री में आने या रहने का मौका तलाश रहे थे, तो ये बात उसी वक्त क्यों नहीं समझाई गई उस वक्त की सरकारों द्वारा कि जो शरीयत होता है वो संविधान से हमेशा छोटा रहेगा। और इस बात का जिक्र आप देखिए कि 1940 के अधिवेशन में, जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, उसमें पहली बार जिन्ना ने पाकिस्तान के लेकर मांगा था। खुले तौर पे उस अधिवेशन में पाकिस्तान शब्द का जिक्र हुआ था और उसके बाद पंडित नेहरू से लेकर जो बड़े नेता थे उस वक्त के, वो जो है जिन्ना का जो बयान था उसे एक बहुत बेहुदा बयान बता रहे थे और मजाक के तौर पर ले रहे थे। लेकिन उसी वक्त जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साफ साफ कह दिया था कि ये जो शब्द है वो आने वाले वक्त में भारत को पाकिस्तान देना ही पड़ेगा या पाकिस्तान को अलग करना ही पड़ेगा। तो इस बात को आप ऐसे समझिए कि जिस तरीके का मूवमेंट भारत में चलाने की कोशिश की जा रही थी और जो पीएफआई के जो पेपर्स पकड़े गए थे उसमें साफ लिखा था कि 2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। केरला, पश्चिम बंगाल और आसाम के साथ कई ऐसे राज्य हैं भारत के जहां पे बहुत विदेशी ताकतें लगी हुई हैं और अलग अलग तरीके की एक्टिविटी पे काम कर रही हैं। सरकार ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती है कि ये जो एक्टिविटी चल रही है वो मदरसे और ये जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उसी के नाम पे चल रही है। जाहिर तौर पे आप समझिए कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है वो वक्फ कमेटी के पास होती है और कहाँ कौन सा मदरसा खुल जाता है इसकी जानकारी सरकार को बहुत संक्षिप्त में दी जाती है या लोकल प्रशासन को दी जाती है। इसकी जो पूरी जानकारी होती है वो सीधे चीफ मिनिस्टर लेवल तक पहुँचने में बहुत लंबा समय लग जाता है और सिस्टम का फायदा उठा
बढ़ाकर लोग अपना जो नियम कानून बना लेते हैं। जैसे मोहित खान जो अयोध्या का केस था दोस्तों, आपने देखा कि उसके घर में चौकी चल रही थी। कुछ इसी तरीके से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करके मदरसे को खोला जाता है। और आसाम के जो मदरसों की जो रिपोर्ट है उसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि जो बाहरी ताकतें हैं वो हिंदुस्तान में मदरसों के दम पर बहुत कुछ करने की कोशिश करती हैं और हिंदुस्तान को अलग करने की कोशिश करती हैं। सरकार ने इसीलिए ये एक बहुत बड़ा चोट करने की कोशिश की। इसे अगर आप तुरंत समझेंगे तो ये जो वक्फ बोर्ड की जमीन है वो आपको नहीं मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि आप उस पर अपना घर बना लेंगे, लेकिन जो कंट्रोल है वो सरकार चाहती थी। इसीलिए देश में पहली बार किसी भी गैर धर्म के लोगों को कमेटी का मेंबर बनाया जाएगा। अब जिले में जो है सांसद, डीएम के अलावा और भी लोग मेंबर होंगे, लेकिन अभी देश में जो है 24 जो मुस्लिम सांसद हैं उनको सिर्फ उसी क्षेत्र में अधिकार मिलेगा और बाकी के जिलों में जो है वो हिंदू जो सांसद हैं या दूसरे धर्म के जो सांसद हैं उनको जो है मदरसा इसमें वक्फ बोर्ड कमेटी में मेंबर बनाया जाएगा। हालांकि उसमें मुस्लिम महिलाओं का भी प्रावधान है, लेकिन केंद्र में जो कमेटी बनाई जाएगी जो पूरे देश भर के वक्फ बोर्ड की जमीनों को देखेगा उसमें जो है केंद्रीय मंत्रियों को शामिल किया गया है, 4 जो है ख्याति प्राप्त लोगों को शामिल किया गया है, इसके अलावा 2 पूर्व जजों को शामिल किया गया है और 2 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। अब वो कौन लोग होंगे ये सबको पता है, जिसकी सरकार होगी उसके लोग ही उस कमेटी में बैठेंगे। तो सीधे तौर पे जो जमीन एक बहुत बड़ी मात्रा में लगभग आप 3 दिल्ली बसा पाएंगे। जितनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है उसमें लगभग 3 दिल्ली बसाया जा सकता है आसान से। और सरल भाषा में अगर आप समझे तो जो पंजाब का हिस्सा है लगभग आधा पंजाब वक्फ बोर्ड के पास है। इतनी भारी संख्या में नंबर में जो जमीन है वक्फ बोर्ड के पास उस पर सरकार अपना नियंत्रण चाहती है और जो जनता को फायदा होने वाला है आने वाले वक्त में यहाँ पे स्कूल, कॉलेज और तमाम सरकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा इन जमीनों को। योगी आदित्यनाथ को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ये जो डिस्प्यूट है अभी ये वक्फ बोर्ड का वो हाल फिलहाल में आपको बहुत कम दिखाई देगा, लेकिन आने वाले वक्त में जब बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा या जब कार्रवाई की जाएगी या किसी अवैध मस्जिद पे जब एक्शन लिया जाएगा तो ये जो कानून है वो बहुत चर्चा में आएगा और बहुत ही इस पे बवाल होने की संभावनाएं हैं। तो ये जो कानून है सरकार इसीलिए लेकर आई है कि बीजेपी जब राम मंदिर के बाद अटक गई उसके बाद बीजेपी अपना रास्ता तलाश रही है, लेकिन इसका जो पूरा फायदा है वो योगी आदित्यनाथ को मिलने वाला है। 370 का जो फायदा था वो सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था, लेकिन उस चुनाव में मिला था उनको। लेकिन अब इस चुनाव में ना तो 370 का फायदा उन्हें मिला और ना ही राम मंदिर का फायदा मिला। सियासत में नए मुद्दों की बहुत जरूरत होती है और बीजेपी उसी नए मुद्दे की तलाश में वक्फ बोर्ड की कमेटी को लेकर एक बड़ा फैसला लेकर आती है। इसमें जो है 3 तरीके की जो कमेटी अभी तक चल रही थी, 2 तरीके की चल रही थी, उसमें सरकार ने अपना मुस्लिम एंगल भी जोड़ लिया। जैसे शिया और सुन्नी इनकी अपनी अलग अलग जमीनें थी, लेकिन इस कानून में जो नया कानून सरकार लेकर आ रही है संशोधन करके उसमें जो है बोहरा समाज के लोगों के लिए भी एक भारी प्रावधान किया गया है। बोहरा समाज वही मुस्लिम समाज है जिनकी मस्जिदों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और बोहरा समाज जो है खास तौर से पीएम मोदी को वोट कर रहा है और बीजेपी ने इस नैरेटिव के साथ पूरा जो वक्फ बोर्ड है उसमें एक बदलाव करने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस फैसले के बाद आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ का जो रास्ता है वो उनको दिल्ली तक पहुंचाएगा। आप अगर देखिए तो ये रास्ते वहीं जाकर मिल रहे हैं, चाहे वो भोजशाला का इशू हो, चाहे वो ज्ञानवापी का इशू हो, चाहे वो मथुरा का इशू हो। इन सभी मुद्दों पे जो खुल के बात करते हैं वो योगी आदित्यनाथ पिछले कई सालों से कर रहे हैं। जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ अत्याचार की खबर आई तो योगी आदित्यनाथ पहले आए बाहर और उन्होंने ये कहा कि हिंदुओं को एकजुट होने का वक्त आ गया है। और जब भी ज्ञानवापी का मसला आया तो योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि वो जो है आप अगर उसे नहीं मानते हैं कि वहां पे भगवान शिव थे तो फिर आप क्या मानते हैं आप खुद तय करिए। वो हर मसले पर खुलकर बोलते हैं और मथुरा पर भी उनकी बहुत बड़े बड़े बयान हैं। इससे साफ समझा जा सकता है कि वक्फ बोर्ड का जो फैसला है वो सिर्फ ऐसा फैसला नहीं है कि आज लागू हो गया और उसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं है, इसका पूरा राजनीतिक मतलब है। और सवाल सिर्फ इतना है सरकार के जो मन में चल रहा था कि जो डिफेंस की जमीन है वो सेना के काम आती, देश के काम आती, रेलवे की जमीन देश के काम आती है, तो ये जो वक्फ बोर्ड की जमीन है वो देश के काम क्यों नहीं आती है। ये जो प्रयोगशाला पाकिस्तान का चल रहा था वक्फ बोर्ड की जमीन पे उसे चोट करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। और सवाल यही खड़ा किया जा रहा है कि ये 1947 के बाद ही लागू कर देना चाहिए था, इसे लागू करने में इतना लंबा वक्त क्यों लिया गया। क्योंकि जो पहली सरकार बनी अंतरिम उसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और उसके बाद लगातार कांग्रेस की सरकार रही और जब भी किसी दूसरी पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने इन फैसलों पे कभी विचार करने की कोशिश नहीं की। लेकिन बीजेपी का जो एक वादा था जो उनके घोषणा पत्र में उसमें जो है कई मुद्दे शामिल थे और 370 के खत्म करने के बाद, 3 तलाक खत्म करने के बाद बीजेपी ने वक्फ बोर्ड की जमीनों पे भारी चोट की। ये जो मॉडल है योगी का है और फायदा भी योगी आदित्यनाथ को ही मिलने वाला है। दोस्तों इस वीडियो पे आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा।